तो सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास द लास्ट लेसन, जिसके ऑथर कौन है, अल्फोंसो डॉडेट। तो सबसे पहले यहाँ पे नरेटर है वो कौन है, फ्रांस, उसके टीचर है एम हैमल। तो उसी के बारे में हम लोग स्टोरी वाली पूरी देखने वाले। तो सबसे पहले फ्रांस का क्या प्लान थे और उसका क्या डर था। तो डर किस चीज़ से था, पहली बात तो वो लेट हो गया था उस दिन स्कूल के लिए, और उसने डर किस लिए था, क्योंकि उसने पार्टिसिपेंट्स को है प्रिपेयर नहीं किया था, तो इसलिए ही वाज अफ्रेड ऑफ स्कोल्डिंग कि उसकी डांट पड़ेगी एम हैमल से। देन उसने क्या सोचा कि डांट ना पड़े, जिसके लिए वो क्या भाग जाए, स्कूल ना जाके कहीं और चला जाए। ब्राइट वार्म डे था उस दिन, तो उसने सोचा कि बर्ड्स की चिरपिंग सुनेगा ना, प्रूशियन सोल्जर्स की ड्रिलिंग को देखेगा, तो वो सब वो करेगा। बट ही ओवरकम द टेम्पटेशन एंड रेसिस्ट टू स्कूल। उसने सारा प्लान एक साइड कर दिया और उसने सोचा कि वो स्कूल जाएगा। अब जब वो जा रहा था रास्ते में, तो सीन एट द टाउन हॉल के में क्या हुआ, तो सबसे पहले एक बुलेटिन बोर्ड था टाउन हॉल में, जो कि मोस्टली वहाँ पे बुरी खबरें छपती थी, वॉर रिलेटेड या वो सब। बट उस दिन जब वहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ थी उस बुलेटिन बोर्ड के आगे। बट क्यों थी वो भीड़, क्योंकि वहाँ पे ऑर्डर आया हुआ था बर्लिन से कि अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, ना कि फ्रेंच। एल्सेज और लोरेन में अब से सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी फ्रेंच लैंग्वेज की जगह पे। अब चेंजेस क्या हुए स्कूल में, तो यूजुअली जो है स्कूल में क्या होता था, बहुत ही ज्यादा चहल पहल हसल बसल रहती थी, डेस्क की आवाजें आती थी, रिपीटिंग लेसन चलते रहते थे ना, टीचर्स पढ़ा रहे होते, लेसन बच्चे रिपीट कर रहे, वो सब चलता रहता था। बट उस दिन वो सब किससे रिप्लेस हो गया था, साइलेंस से। उस दिन एकदम शांति थी। तो सबसे पहला तो ये चेंजेस था उस दिन स्कूल में। दूसरा चेंज क्लासरूम में, कि वो जो क्लासरूम था उस दिन एकदम क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। दिस इज इंपॉर्टेंट कीवर्ड, कि उस दिन जो क्लासरूम था वो कितना क्वाइट था, क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। अब थर्ड क्वेश्चन जो आता है कि एम हैमल ने उस दिन ओकेजनल ड्रेस क्या पहनी हुई थी, तो वो सब हम लोग देखेंगे। तो जो एम हैमल उस दिन ओकेजनल ड्रेस पहनी थी वो था ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट, ब्लैक सिल्क कैप। तो वो एम हैमल सिर्फ प्राइस के दिनों पे या फिर अगर स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन है, इंस्पेक्शन है, उसी दिन सिर्फ पहनते थे, बट उस दिन पहनी हुई थी। तो ये भी एक स्ट्रेंज चीज थी फ्रांस के लिए। तो अब नेक्स्ट पार्ट जो है, एम हैमल ने डिक्लेयर किया कि अब आज जो है वो अपना लास्ट फ्रेंच लेसन देंगे विद डीप डेडिकेशन एंड इंस्पिरेशन। और सबसे पहले हमारे पास पार्ट आएगा एम हैमल की डेडिकेशन। ये जितने भी ये जो मैंने हेडिंग्स दिए सब डायरेक्ट क्वेश्चन है जो पीआईक्यूज में आएंगे, तो आप लोग ये पॉइंट्स आपको मेंशन करके उसमें आने रहेंगे। तो सबसे पहले एम हैमल की डेडिकेशन क्या थी। सबसे पहली बात तो उसने एम हैमल ने जो 40 साल तक सर्व किया था सेम स्कूल में, स्कूल चेंज नहीं किया, तो सिर्फ जो चेंज हुई थी वो चीज़ थी वॉलनट ट्रीज जो बाहर लगे हुए थे वो और ज़्यादा ग्रो कर गए थे, और दूसरी चीज़ जो डेस्क थे वहाँ के स्कूल के क्लासरूम के वो और ज़्यादा जो है स्मूथ हो गए थे इन 40 सालों में। उसके अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं बदला था। एम हैमल ने देन बोला कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो सबसे क्लियरेस्ट, ब्यूटीफुल और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है। वो चाहते थे कि वो सब कुछ एक ही गो में पढ़ाते। ही वांटेड टू टीच एवरीथिंग इन वन गो, डीपली पेन टू लिव। उनका बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का। अब क्लास और विलेजर्स, सबसे पहली बात तो स्टूडेंट जो है सेट टू वर्क क्विकली। उस दिन जो है सारे बच्चे तुरंत काम पे लगे, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था, जैसे कि हमने देखा था कि द क्लासरूम वाज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, इवन बीटल्स फेल टू डिस्ट्रैक्ट देम। इस एनसीईआरटी का कीवर्ड है कि अगर उस दिन इतनी साइलेंस थी कि बीटल्स भी अगर उनको डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। अब विलेजर्स जो थे उस दिन बैक बेंचेस पे बैठे हुए थे, किस लिए, जिससे वो एक ट्रिब्यूट दे सके एम हैमल को, और उन्हें क्या फीलिंग रिमोर्स फॉर नॉट अटेंडिंग स्कूल एंड थैंकिंग हिम फॉर 40 ईयर्स ऑफ सर्विस। तो सबसे पहले रिग्रेट हुआ कि उन्होंने स्कूल नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा, क्योंकि वो बच्चों को जो है काम पे भेज देते थे, खेतों में भेज देते थे या फिर मिल्स में काम करने के लिए भेज देते थे, ना कि स्कूल। तो इसलिए उनको इस बात का रिग्रेट हुआ। और दूसरा उन्होंने थैंक किया एम हैमल को अपनी 40 ईयर्स की सर्विस के लिए। अब क्लास का डिसमिसल कैसे हुआ उस दिन, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले चर्च क्लॉक स्ट्राइक्स 12, जैसे ही 12 बजे प्रूशियन ट्रम्पेट्स की आवाज आई, एम हैमल ने बोर्ड पे लिखा वीवे ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। तो ये एम हैमल ने बोर्ड पे लिखा और डिसमिस कर दिया क्लास को एक हैंड जेस्टर से। सो दिस वाज ऑल अबाउट हमारा कौन सा लास्ट लेसन का चैप्टर। ये सब एग्जाम पॉइंट्स, कीवर्ड्स, कोड पीडीएफ मिल जाएगा, तो पढ़ लेना। सो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास लॉ स्प्रिंग्स, जिसके दो पार्ट्स आएंगे हमारे पास। सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2। तो लॉ स्प्रिंग्स जो है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड हम लोग देखेंगे, जिसके ऑथर है यहाँ पे एनीस जंग। तो सबसे पहले जो हमारे पास पार्ट है इसमें वो है थीम, इसकी देख लेते हैं कि लॉस ऑफ चाइल्डहुड एंड इनोसेंस ड्यू टू पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो यहाँ पे कैरेक्टर कौन कौन है। सबसे पहले तो पहले पार्ट में हमारे पास साहिब है, जो कि एक रैक पिकर यानी कि वो कचरा बीनने का काम करता है। उसका फुल नेम क्या है साहिब का, साहिब आलम। और यही इस पार्ट की सबसे बड़ी आयरनी है। कैसे, साहिब का पूरा नाम है साहिब आलम, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि पूरे ब्रह्मांड का लॉर्ड। बट वो असल में क्या है, रैक पिकर है। तो यही सबसे बड़ी आयरनी है। इस पे क्वेश्चन आता है कि हाउ द नेम ऑफ साहिब इज इन प्योर आयरनी। आप ओरिजिन देखेंगे। सो केम फ्रॉम ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। वो लोग जो है ढाका के ग्रीन फील्ड से आए। अब उनकी करंट स्टेट पे क्वेश्चन आता है कि अभी उनकी जो करंट स्टेट है यानी कि अभी की स्थिति है वो कैसी है। तो दे लिव्स इन सीमापुरी। सीमापुरी कहाँ पे, आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, यानी कि पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली से दूर थोड़ा सा लगा हुआ है। बट उनके पास बेसिक एमिनिटीज नहीं है, बट उनके पास जो है एक वैलिड राशन कार्ड है। इसी में वो लोग खुश होते हैं। क्वेश्चन आता है कि उनके पास बेसिक एमिनिटीज नहीं है, बट उनके पास एक वैलिड राशन कार्ड है जो कि उन्हें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया हुआ है। उनके लिए फूड इज मोर इंपॉर्टेंट देन आइडेंटिटी। उनके लिए खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि उनकी आइडेंटिटी। और रोम्स बेयरफुट लाइक मॉर्निंग बर्ड्स। तो जितने भी वहाँ पे रैक पिकर्स हैं इंक्लूडिंग साहिब और उसके भी फुट घूमते हैं कि नंगे पैर घूमते, उनके पास पहनने के लिए ढंग के जूते भी नहीं है। तो ये उनकी करंट स्टेट है वहाँ के सीमापुरी के लोगों की। ऑथर का इनकाउंटर, जैसे ऑथर जो मिलती है, कौन है ऑथर, हमारी अनीस जंग। तो वो सबसे पहले जो साहिब से मिलती है तो वो उससे पूछते हैं उसके एजुकेशन के बारे में, और वो उससे झूठा प्रॉमिस कर देते हैं कि वो जो है स्कूल ओपन करेंगे। बट उन्हें बाद में बहुत ही ज्यादा एम्बेरसमेंट, शर्मिंदगी फील होती है, क्योंकि वो उन्होंने ऐसा प्रॉमिस कर दिया था जिसे वो कभी पूरा ही नहीं कर सकती। अब ट्रांजिशन पे क्वेश्चन आता है कि साहिब का ट्रांजिशन कैसे हुआ, पहले वो कैसा था और अब वो कैसा है। तो पहले कैसा था, पहले साहिब वॉज केयर फ्री हैप्पी, उसे किसी चीज से चिंता नहीं होती थी, मस्त अपना खुश रहता था। बट बाद में जब उसने टी स्टॉल में काम करना शुरू कर दिया, अब उस पर ऊपर दबाव था, प्रेशर था, वो अनहैप्पी था। अब वो जो है अपनी मर्जी का मालिक नहीं था। तो ये क्वेश्चन आता है तो ये डायरेक्ट लिख देना। अब यहाँ पे कीवर्ड साहिब आलम जो हमने आयरनी देखी, और गार्बेज इज गोल्ड इन कैशमेंट वैल्यू। तो ये मीनिंग ऑफ गार्बेज कई बार इंग्लिश के पेपर में रिपीट हुआ है कि जो गार्बेज है वो किसके लिए क्या मतलब था, एडल्ट्स के लिए क्या था और चिल्ड्रन के लिए क्या था। फॉर एडल्ट्स इट इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल, उनके लिए सर्वाइवल था। बट चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए क्या था, रैप्ड इन वंडर गार्बेज टू देम इज गोल्ड। कैसे, क्योंकि वो कचड़ा बीन रहे, कभी उन्हें सिक्का मिल गया ना, सिक्का वगैरह मिल जाता था, तो उनके लिए गोल्ड की तरह था, खजाने की तरह था। तो ये क्वेश्चन आता है। तो दैट्स ऑल फॉर हमारा पार्ट 1 ऑफ लॉ स्प्रिंग। अब हम लोग पार्ट 2 देखेंगे लॉ स्प्रिंग का, जो कि रहेगा हमारा मुकेश के बारे में।
सो पार्ट 2 किसके बारे में? मुकेश के बारे में, जो कि क्या है, डेयर्स टू ड्रीम, है ना, एम्बिशियस है, वो चाहता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ करे, इस चक्रव्यूह से वो निकलना चाहता है, वो चाहता है कि कुछ अलग करे। सबसे पहले मुकेश के फादर कैसे हैं? गरीब, है ना, वो जो अपना हाफ बिल्ट हाउस है उनका पुराना, उसको रेनोवेट नहीं कर पा रहे, और जो उनके घर के दरवाजे हैं वो भी बहुत ही पुराने हो गए हैं। उसकी जो ग्रैंड मदर है, इस पे ग्रैंड मदर पे क्वेश्चन आता है कि वो कैसे फैटलिस्ट है, कर्मा वगैरह पे बिलीव करते हैं, उनको लगता है कि है तो हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते। वो बिलीव करते हैं कि ये सब जो भी बैंगल मेकिंग जो उन्हें मिला है वो उनका लॉ ऑफ कर्मा है, उनके कर्मों का फल है, फिर गॉड गिवन लीनिएज है। दिस इज डायरेक्ट एनसीईआरटी कीवर्ड, याद रखना। फिरोजाबाद की रियलिटी क्या है? सबसे पहले तो फिरोजाबाद की सेटिंग वो क्यों फेमस है? इट इज फेमस फॉर ग्लास ब्लिंग इंडस्ट्री, स्ट्राइकिंग लेन्स, है ना, पतली पतली गलियां, चोक्ड विद गार्बेज, गार्बेज से भरी हुई है वहाँ की, कहाँ की? फिरोजाबाद की गलियां। ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्ट, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है कि ह्यूमंस और एनिमल्स वहाँ पे एक साथ रहते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं। वर्किंग कंडीशंस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि वर्किंग कंडीशन कैसी है फिरोजाबाद की। तो वहाँ पे जो हाई टेम्परेचर है ग्लास फर्नेसेज में, जो फर्नेसेज जहाँ पे काम करते हैं ना औरतें बच्चे, वहाँ पे जो हाई टेम्परेचर रहता है, वहाँ पे डार्क डिंजी सेल्स, एकदम अंधेरा होता है जहाँ पे काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वहाँ पे बच्चे काम कर रहे होते हैं, चिल्ड्रन लूज आईसाइट एट वेरी अर्ली एज, वहाँ के बच्चे बहुत ही कम उम्र में अपनी आईसाइट गवा देते हैं, या फिर उनकी आईसाइट बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा। अब अनवर्किंग कंडीशंस, वहाँ पे कुछ ना बदली जाने वाली कंडीशन। सबसे पहले तो वो एक चक्रव्यूह में फंसे हुए, एक विशेष सर्कल में फंसे हुए, किसके? साहूकार्स, मिडलमैन, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस के। कैसे वो देखते हैं? जो वहाँ के लोग हैं फिरोजाबाद के, वो विक्टिम है टू वर्ल्ड्स के, दो दुनिया के वो लोग विक्टिम है। कैसे? सबसे पहले तो वो लोग पैदा ही गरीबी में है, फर्स्ट बॉर्न इन पॉवर्टी, वो पैदा ही गरीब है। दूसरी चीज़, जो सरकार जो उनको रिसोर्सेज देती भी है, वो भी कौन कौन? साहूकार्स, मिडलमैन, पुलिसमैन और ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, उनको एक्सप्लॉइट कर देते, तो उनके लिए कुछ बचता नहीं। तो सबसे पहली बात वो खुद ही गरीब है, दूसरा ये लोग भी उनको एक्सप्लॉइट कर देते, तो उनके पास जो है कुछ नहीं बचता, यानी कि उनकी एक नो होप सिचुएशन है, कुछ चक्रव्यूह में फंस के रह गए हैं। बट जो मुकेश है वो क्या बनना चाहता है? एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, और वो जो है अपने ही अकॉर्डिंग तो देख रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग जो पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसा उसका ड्रीम नहीं है। बट जो मेन थिंग है यहाँ पे कि वो इस जो बैंगल मेकिंग की थिंग है, जो उनकी चलती आ रही परंपरा, इस परंपरा से कुछ हटके करना चाहता है। कौन? हमारा मुकेश। सो दिस वाज अबाउट ऑल लॉस्ट स्प्रिंग, यही इसका थीम है कि वो जो एक ड्रीम करता है, ही वाज एम्बिशियस, वो कुछ अलग करना चाहता है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला भी चैप्टर है वो खत्म। तो डीप वाटर के ऑथर है हमारे पास विलियम ओ डॉगलास, तो इन्हीं के ऊपर ही ये पूरा जो है चैप्टर स्टोरी बेस्ड है। जिस थीम है इसकी, डॉगलास जर्नी टू ओवरकम फियर, जो डॉगलास की जर्नी इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपने फियर को ओवरकम किया। उनका फियर किस चीज़ से था? वाटर से था। अभी देखेंगे पूरी स्टोरी में। कैरेक्टर विलियम ओ डॉगलास जो कि एडवेंचरस हैं, उनको एडवेंचर करना पसंद है, करेजियस है, स्पिरिट टू ओवरकम फियर, उनमें स्पिरिट है कि वो जो अपना फियर है वो ओवरकम कर पाए। अब कैसे? सबसे पहले तो फियर आया ही क्यों, स्टार्ट कहाँ से हुआ फियर को? तो ओरिजिन ऑफ फियर, उनको फियर हुआ था जब वो पहली बार कैलिफोर्निया बीच में गए थे, जब उन्होंने वेव्स नॉक्ड हिम डाउन, है ना, वेव्स की वजह से कैलिफोर्निया बीच में उनको पहली बार फियर डेवलप होता। दूसरा फियर उनका कब बढ़ गया? जब वो वाईएमसीए पूल में गए थे, तो उन्हें 18 ईयर ओल्ड बॉय फोर्सफुली थ्रू हिम इनटू द डीप एंड, यानी कि जो 18 ईयर का ओल्ड बॉय था उसने क्या किया था? विलियम ओ डगलस को धक्का दे दिया था। 9 फीट का जो डीप पार्ट होता है स्विमिंग पूल का, वहाँ पे धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से वो सफोकेट हो गए थे, उनके लंग्स में पानी भर गया था, उनका हार्ट थ्रॉप, लेग्स चोक्ड, और वो पैरालाइज काइंड ऑफ सिचुएशन में हो गए। तो उन्होंने कई बार कोशिश की थी, पूरा उनका एक पार्ट है कि मतलब पूरा उन्होंने जंप करने की कोशिश की, 3-4 बार जंप किया ना, तब भी वो जंप नहीं कर पाए। तो इसकी वजह से उनके पास अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस हो गया था, उनका एक बड़ा सा डर बैठ गया था, और वो डर उन्हें अभी भी सताता था। फियर स्टिल हॉन्ट्स हिम। तो जिस डर की वजह से वो अब ना ही कैनोइंग कर पाते थे, ना ही बोटिंग कर रहे थे, और स्विमिंग तो बहुत दूर की बात है। सिर्फ किस वजह से? ये दो। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि जो फियर कैसे डेवलप हुआ था विलियम ओ डगलस को, तो आपको ये दोनों लिख के आने के। सबसे पहले तो ओरिजिन कहाँ से हुआ था? कैलिफोर्निया बीच वाला इंसिडेंट, देन जो सेकंड इंसिडेंट है वाईएमसीए पूल में जो ये सब होता है, तो ये वाला आपको उस वाले पार्ट में लिख के आना है। अब सबसे पहले नेक्स्ट चीज़ हमारे पास कि कैसे उन्होंने जो ओवरकम किया इस फियर को, तो उनकी डिटर्मिनेशन के बारे में भी क्वेश्चन आता है, तो आपको लिखना होगा यहाँ पे। सबसे पहले तो उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया, और एक हफ्ते में उन्होंने 5 दिन स्विमिंग की प्रैक्टिस की, और उनके जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने रोप एंड पुली मेथड का यूज़ किया। रोप एंड पुली मेथड से उनको बांध दिया, और उसी से वो स्विमिंग उनको सिखाया। और जो विलियम ओ डगलस है उन्होंने इनहेल और एक्सेल करना सीखा, और उनका जो फियर है धीरे धीरे 3 महीनों में वो पूरा चला गया। बट देन उन्होंने फाइनल टेस्ट दिया, जब उनका फियर चला गया, आप देखने के लिए क्या उनको फियर है या नहीं है, तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले जो लेक है वेंटफोर्थ लेक, वहाँ पे 2 माइल्स तक तैरे, वो कहाँ तक? स्टैम्प एक्ट आइसलैंड तक, और उसके बाद गिलबर्ट पीक तक। तो यही था हमारे डीप वाटर बाय विलियम ओ डगलस। तो यहाँ पे सबसे एक कोट आता है जो कि क्वेश्चंस में, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी रिपीट होता है कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि जो चीज़ मेन डरावनी है वो डर ही है अपने आप में, उसके अलावा और किसी चीज़ में डर नहीं है। दूसरी चीज़, डेथ इज फुल ऑफ पीस, कि डेथ तो पीस है, बट जो चीज़ डराती है, यानी कि द फियर ऑफ डेथ टेरराइजेस, यानी कि डेथ इज फुल ऑफ पीस, बस जो चीज़ हमें हॉन्ट करती है वो है डेथ का फियर। एग्जाम कीवर्ड्स एवर्जन टू वाटर एंड रोप एंड पुली। तो दैट्स ऑल, हमारा जो डीप वाटर बेसिक के साथ खत्म होता है। सो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, 4th चैप्टर, वो है द रैट ट्रैप, जिसके ऑथर कौन है? सेल्मा लेगरलॉफ। तो सबसे पहले इसका टाइटल समझो, द रैट ट्रैप। सो द रैट ट्रैप, द मेटाफोर ऑफ ए रैट ट्रैप इज यूज्ड टू हाईलाइट द ह्यूमन प्रेडिकामेंट। ह्यूमन प्रेडिकामेंट को ये टाइटल जो है द रैट ट्रैप का हाईलाइट करता है। सेकंड, जस्ट एज द रैट इज फूल्ड बाय बेट, जैसे कि रैट जो है चारे वगैरह से जो है भटक जाता है, वैसे ही ऑल्सो द ह्यूमन बींग्स फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग, वैसे ही ह्यूमन बींग्स भी जो है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की दुनिया के ट्रैप में फंस जाते हैं। सेटिंग, एडवांस द माइंड्स ऑफ सडन्स, जो कि रिच इन आयरन ओर है, और ये जो स्टोरी है पूरी फेरी टेल मैनर में समझाई गई है। अब सबसे नेक्स्ट चीज़ हमारे पास कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स यहाँ पे जो भी आएंगे मैंने
मैंने सब लिख दिया है। अगर कैरेक्टर स्केच चाहते हैं क्वेश्चन में तो आप डायरेक्टली ये पॉइंटर्स वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैरेक्टर है हमारे पास क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर कौन है? जो कि आयरन मिल में काम करता है, लोनली है। ऑफर्ड फूड, तम्बाकू एंड शेल्टर टू क्रॉफ्टर, उसने फूड, तम्बाकू और शेल्टर दिया था किसको? हमारे वैगाबॉन्ड को। देन चीटेड बाय रेड ट्रैप सेलर। रेड ट्रैप सेलर वही हमारा वैगाबॉन्ड है जिसको बाद में जो है वैगाबॉन्ड ने क्रॉफ्टर को चीट कर दिया था। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर आएंगे एडला। एडला कौन है? आयरन मास्टर की बेटी। आयरन मास्टर की बेटी है ये, और ये बिलीव करती है, बिलीव्स इन गुडनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये अच्छाई में बिलीव करती है ह्यूमन बींग्स की, और ये ट्रांसफॉर्म्स वैगाबॉन्ड इनटू ए सिविलाइज्ड मैन। ये जो है आगे चल के स्टोरी में वैगाबॉन्ड को एक अच्छे आदमी में जो है चेंज कर देती है। और ये एडला जो है बहुत ही ज़्यादा परसुएसिव है। परसुएसिव का मतलब होता है कि अपनी बात मनवाना जो है एडला जानती है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा वागाबॉन्ड। तो वागाबॉन्ड कौन है? लोनली है। ये हमारे पास रेड ट्रैप सेलर है, पुअर है, हंग्री, और इसका मानना है कि जो पूरा हमारे पास वर्ल्ड है वो एक रेड ट्रैप की तरह है। जो पूरा संसार है उसको ये एक रेड ट्रैप की तरह मानता है। नेक्स्ट हमारे पास आएंगे आयरन मास्टर। वो कौन है? रैम, जो आयरन मिल्स के ओनर है आयरन मास्टर, जो कि रेड ट्रैप को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं अपने पुराने दोस्त जो थे कैप्टन निल्स ओलफ, वो समझ लेते हैं हमारे किसको? रेड ट्रैप सेलर को। स्टेज विद डॉटर, अपनी बेटी के साथ रहते हैं। इनकी बेटी कौन है? एडला। अब हमारे पास आएगी इस चैप्टर की मेन स्टोरी। तो सबसे पहले तो रेड ट्रैप सेलर जो है वो अराउंड जो है सेलिंग और रेड ट्रैप्स ऑफ वायर, जो वायर से बने हुए रेड ट्रैप्स होते हैं वो बेच के अपना गुजारा करता है। बट उसको जो बिजनेस है वाला रेड ट्रैप बेचने वाला वो उतना प्रॉफिटेबल नहीं है, इसलिए वो क्या करता है, थोड़ी बहुत बैगिंग कर लेता है या फिर थोड़ी बहुत चोरी चकारी करके जो है ये सब जो है कमा लेता है, थोड़ा बहुत अपना गुजारा कर लेता है। उसकी आंखों में जो है भूख हंगर साफ साफ नजर आता है। देन जो हमारे पास पेडलर है वो इन सर्च ऑफ शेल्टर नॉक एट डोर ऑफ क्रॉफ्टर्स कॉटेज। जब हमने क्रॉफ्टर देखा था जो आयरन मिल्स में काम करता है, उसके कॉटेज में जो नॉक करता है, बट जो क्रॉफ्टर है वो उसको हैप्पीली वेलकम करता है, उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है ना, उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, तम्बाकू प्रोवाइड करता है, खाना प्रोवाइड करता है। बट नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करता है, जो पेडलर है वो उसको चीट कर देता है। उसके जो 30 क्रॉनर्स रखे हुए तो वो चुरा के उसके घर से, उसके कॉटेज से भाग जाता है। देन जब वो भाग जाता है तो वो लॉस्ट हो जाता है जंगल में। जंगल में वो खो जाता है और वो फिर से उसी रेड ट्रैप में फंस जाता है जिस दुनिया को वो रेड ट्रैप बोला था। वो खुद भी अब उसी चक्रव्यूह में मटेरियलिस्ट थिंग यानी कि लालच के चक्कर में वो भी उसी रेड ट्रैप में फंस जाता है। फिर वो कहाँ पे उसको मिलती है? फाउंड ए मिल नेम्ड रैमजो आयरन मिल, जो आयरन मास्टर जिस मिल के ओनर है रैमजो आयरन मिल में वो चला जाता है। बट वहाँ पे जितने भी ब्लैक स्मिथ थे और बाकी लोग थे वो उसको इग्नोर कर देते हैं ना, उस पर ध्यान नहीं देते। बट जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो मिलता है आयरन मास्टर से जो उसके ओनर है रैमजो आयरन मिल के। तो वो उनसे मिलता है जो कि उसको क्या समझ लेते हैं, अपना ओल्ड फ्रेंड यानी कि वो कैप्टन समझ लेते हैं। और जो उनकी बेटी है वो कन्विंस करती है उसको कि वो उसके साथ घर पे चले। बट जो उसके पापा यानी कि जो आयरन मास्टर वो नहीं मानते। बट एज हमने देखा था कैरेक्टर स्केच में जो एडला है वो बहुत ही ज़्यादा परसुएसिव है, यानी कि अपनी बात मनवाना जानती है, तो अपने पापा को किसी ना किसी तरह से मनवा लेती है। बट नेक्स्ट मॉर्निंग आयरन मास्टर को पता चलता है कि वो जो मिसअंडरस्टूड, जो उसकी गलती हो गई थी कि वो मिसअंडरस्टूड कर लिया था कि वो जो कैप्टन नहीं है वो एक अलग इंसान है। बट स्टिल जो है एडला ने कन्विंस कर लिया था अपने फादर को उसको अपने साथ रहने के लिए। क्यों? उसने बोलते कि क्रिसमस है, क्रिसमस तक जो है वागाबॉन्ड रेड ट्रैप सेलर को हमारे घर पे रहने दो, उसके बाद वो चला जाएगा। नेक्स्ट जो पेडलर है वो जो डीपली मूव्ड है एडला काइंडन। जो पेडलर है वो ठान लेते हैं कि वो जो है अपने रास्ते चेंज करेगा, अपने जीने का तरीका चेंज करेगा। सिर्फ क्यों? क्योंकि पेडलर जो है डीपली मूव्ड बाय द एडलास काइंडनेस। उनके घर पे उसे बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया ना, उसको शेव किया गया, उसको न्यू क्लोथ दिए गए, अच्छा अच्छा खाने को दिया गया, तो उसको ये काइंडनेस बहुत ही अच्छी लगी। नेक्स्ट डे एडला और एडला के फादर यानी कि आयरन मास्टर को पता चलता है थीवरी के बारे में, यानी कि जो चोरी हुई थी, जो उसने 30 क्रॉनर जो चुराए थे क्रॉफ्टर के यहाँ से, तो उसे पता चलता है। जैसे ही एडला और उसके पापा यानी कि आयरन मास्टर को पता चलता है वो लोग अपने घर जाते हैं। बट घर में उन्हें जो है नहीं मिलता है पेडलर। बट वहाँ पे एक लेटर मिलता है जो कि साइंड होता है कैप्टन बोन्सटेल के नाम से, जिसको और किसी ने नहीं, पेडलर नहीं है यानी कि हमारे रेड ट्रैप सेलर ने साइन किया था। और साथ में रेड ट्रैप में 30 क्रॉनर जो उसने क्रॉफ्टर के घर से चुराए थे वो मिलते हैं। सो बस ये था हमारा रेड ट्रैप चैप्टर। इसमें मेन चीज़ ये है कि जो अच्छाई है, काइंडनेस है, वो किसी भी इंसान को अंदर से चेंज कर सकती है, जैसे कि यहाँ पे हमारे रेड ट्रैप सेलर को एडला की काइंडनेस ने चेंज कर दिया। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास वो है द इंडिगो। इसके ऑथर कौन है? लुइस फिशर। तो यहाँ पे कैरेक्टर सबसे पहले देख लेते हैं। तो कैरेक्टर सबसे पहले तो यहाँ पे राजकुमार शुक्ला। देन जो सेकंड कैरेक्टर है हमारे पास वो है हमारे गांधी जी। अब कैरेक्टर में जो राजकुमार शुक्ला है वो कौन है? वो भी एक इंडियन शेयर क्रॉपर है। इंडियन शेयर क्रॉपर का मतलब समझो, शेयर क्रॉपर का मतलब नाम से ही पता चला कि शेयर क्रॉपर यानी कि वो जो है जमीन को शेयर करके जो अपनी क्रॉपिंग यानी कि खेतीबाड़ी करते हैं। बट किसकी जमीन होती है? वो ब्रिटिशर्स की जमीन होती है। तो ब्रिटिशर यहाँ पे जमींदार होते हैं, उन्हीं की किराए वाली जमीन पे लोग खेती करते हैं। कौन? हमारे इंडियन शेयर क्रॉपर्स। अब इंडियन शेयर क्रॉपर्स कौन है? किराएदार हैं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, क्योंकि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड इनको किराए पे जमीन देते हैं जिसपे लोग खेती करते हैं। और ब्रिटिशर जो है इनको फोर्स करते हैं कि लोग अपनी किराए वाली जमीन पे इंडिगो यानी कि नील की खेती करें। अब इसी से यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट आता है क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से। तो एग्रीमेंट क्या होता है? तो ब्रिटिशर्स लैंडलॉर्ड यानी कि ब्रिटिशर्स जो थे हमारे पास जमींदार, उनके और हमारे इंडियन फार्मर्स यानी कि इंडियन शेयर क्रॉपर्स के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था वो हम लोग अब देखेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हुई थी कि 15% जो लैंड था वो यहाँ पे रेंट पे था, जो इसको कल्टीवेट करना था सिर्फ इंडिगो पे। यानी कि जो टोटल लैंड था हमारे पास उसका जो 15% था वो ब्रिटिशर्स ने कंपलसरी कर दिया था कि उसमें सिर्फ इंडिगो की ही खेती होगी, इंडिगो की ही फार्मिंग होगी। दूसरी चीज, द इंटायर क्रॉप ऑफ इंडिगो वाज द रेंट, यानी कि एक तो वो लोग पूरी जमीन का किराया दे रहे हैं ब्रिटिशर्स को। दूसरी चीज, जो 15% ने कंपलसरी किया हुआ है कि इंडिगो उगाना है, वो जो पूरी फसल है वो भी इनको देनी पड़ेगी। किसको? ब्रिटिशर्स को। यानी कि वो पूरा तो है रेंट दे रहे हैं, साथ में जो 15% है वो भी उनके पास नहीं बचेगा। यानी कि पूरा जो इंडिगो का खेती है वो लोग भी ब्रिटिशर्स ले जाएंगे। और अगर आपको पता हो तो इंडिगो उगाने से जो सॉइल की फर्टिलिटी उल्टा और डिक्रीज हो जाती है, तो वहाँ आगे सुटेबल नहीं बचती है और ज्यादा एग्रीकल्चर वगैरह के लिए। नेक्स्ट चीज,
तो इस चैप्टर को एक जर्नी की तरह लो। तो सबसे पहले जो हमारे राजकुमार शुक्ला थे वो गए थे गांधी जी के पास इस उम्मीद में कि वो उनकी कुछ मदद कर पाएंगे। तो कहाँ पे वो मिले थे गांधी जी से? सबसे पहली बार लखनऊ में मिले थे, और यहाँ पे लखनऊ में गांधी जी भी आए हुए थे किसी काम के लिए। तो उसी वजह से जो राजकुमार शुक्ला यहाँ पे पहली बार मिलते थे, बट एज ये पहली मुलाकात थी इन दोनों की, तो गांधी जी ने उनको उतना अच्छे से ट्रीट नहीं किया, उतना अच्छे से उनके डाउट वगैरह सॉल्व नहीं हो पाया। बट राजेंद्र शुक्ला ने पूरे 1 साल तक गांधी जी को जहाँ जहाँ भी गांधी जी गए वहाँ पे फॉलो किया। देन 1 साल तक फॉलो करते करते ये लोग फिर से कहाँ पे मिले? कैलकाटा में मिले। तो फिर गांधी जी ने इनकी बात मान ली कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ अब चलता हूँ। तो दोनों राजकुमार शुक्ला और गांधी जी साथ में गए पटना। पटना में क्यों गए वो लोग? राजेंद्र प्रसाद से मिलने के लिए। तो सारे जो सीक्वेंस इवेंट्स का ये सब याद रखना डायरेक्टली, तो आपको अच्छे से जो आंसर में प्रेजेंट आप लोग कर पाओगे, चाहे लॉन्ग है चाहे शॉर्ट आंसर है। तो वो लोग गए थे राजेंद्र प्रसाद से मिलने के लिए, बट राजेंद्र प्रसाद जो आउट ऑफ टाउन थे, यानी कि वो अपने घर पे नहीं थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग मुजफ्फरपुर जाएंगे। बट उनके घर पे क्या हुआ राजेंद्र प्रसाद के, जब वो लोग गए उससे मिलने राजकुमार शुक्ला और गांधी जी, तो वहाँ पे जो उनके सर्वेंट थे राजेंद्र प्रसाद के, उन लोगों ने गांधी जी को एक पीजेंट की तरह जो है मिसअंडरस्टूड कर लिया। तो जिसकी वजह से गांधी जी को अनटचेबिलिटी का सामना करना पड़ा। उनको कुएं से पानी निकालने के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया गया। ही वाजंट अलाउड टू ड्रू वाटर फ्रॉम द वेल। तो गांधी जी को छुआछूत यानी कि अनटचेबिलिटी का सामना वहाँ पे करना पड़ा। देन वो लोग गए मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर में क्या हुआ? वो लोग सबसे पहले तो जेबी कृपालनी से मिले। देन वहाँ पे प्रोफेसर मलकानी से मिले, जिसके साथ वो लोग 2 दिन तक रहे। एंड मुजफ्फरपुर का एक फेमस इंसिडेंट, वहाँ पे गांधी जी ने जो है वहाँ के लॉयर्स की डांट लगाई, उनको रिव्यू किया। उसका रीजन क्या था? सबसे पहला रीजन था हमारे पास कि वो जो लॉयर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा हाई फीस चार्ज करते थे किसानों से। दूसरा, वो लोग केस जो है बहुत ज़्यादा डिले करते थे कोर्ट में। तो इन 2 रीजन की वजह से गांधी जी ने वहाँ के लॉयर्स पे डांट लगाई थी। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में। देन वो लोग कहाँ पे गए? चंपारण में गए। चंपारण में किससे मिले वो लोग? त्रिहुट के जो डिवीजन कमिश्नर थे उनसे मिले। देन वो लोग गए मोतीहारी। अब मोतीहारी में उन्होंने देखा कि यहाँ पे पीजेंट का माल ट्रीटमेंट, यानी कि पीजेंट को बहुत ही गंदी तरह से जो ट्रीट किया जा रहा है और लॉ ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे पीजेंट का माल ट्रीटमेंट हो रहा है। तो इसीलिए सो द डे ऑफ कोर्ट ट्रायल समन, वहाँ पे जो है कोर्ट से बुलावा आता है। बट ये बात अब तक चंपारण में फैल चुकी थी कि जो गांधी जी जो है आए हुए हैं और हमारे हित पे बात करने के लिए आए। तो सारे के सारे थाउजेंड्स ऑफ पीसेंट गैदर है ना, 1000 की संख्या में जो पीसेंट वहाँ पे आगे गांधी जी ने सिचुएशन को हैंडल किया बहुत ही शांति से, क्योंकि उन्हें पता था कि वो और किसी की बात नहीं सुनेंगे, बट गांधी जी की बात जरूर सुनेंगे। तो गांधी जी ने उनको बोला तो वो लोग शांत हो गए। तो गांधी जी ने बहुत अच्छे से उस सिचुएशन को हैंडल किया। बट अब तक पता चल चुका था, प्रूफ हो चुका था ब्रिटिशर्स को कि अब जो है खेल हमारे हाथ से निकल चुका है। ये पीजेंट जो है कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग इनके आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। ये लोग अब सिर्फ गांधी जी की बात ही मानने वाले। एसोसिएट्स भी थे रेडी टू गो टू जेल, है ना। जो हमारे पास लॉयर थे जिनको डांटा था, वो भी सपोर्ट में आ गए थे कि अगर गांधी जी जेल जा रहे तो हमें भी जेल भेजो, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्रूफ था ब्रिटिशर्स के लिए कि अब हमारे हाथ से बात जो है निकल चुकी है। तो इसी के साथ गांधी जी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि बैटल ऑफ चंपारण है वो जीता जा चुका है, यानी कि बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। इसी को बोलेंगे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की यहाँ पे विक्ट्री हो गई थी। तो गांधी जी को भी वहाँ सेट फ्री, वरना पीजेंट्स लोग इन लोगों को नहीं छोड़ते। देन इंक्वायरी कमीशन बिठाई गई थी ये चेक करने के लिए जो पीजेंट्स बोल रहे हैं, गांधी जी बोल रहे हैं, क्या वो सही है। तो वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है एडवर्ड गेट का। तो जो इंक्वायरी कमीशन बिठाई गई वहाँ पे एक सेटलमेंट हुआ 15% सेटलमेंट, जिसमें उन लोगों ने 25% का रिफंड यहाँ पे देने की बात की। मांगा कितना गया था? 50%। तो इनिशियली 50% मांगा गया था, बट वो लोग कितने पे रेडी हुए? 25% पे। बट गांधी जी ने उस पर भी हाँ कर दी, क्योंकि उनके लिए यही बड़ी बात थी कि जो है ब्रिटिशर्स को झुकना पड़ रहा है, यानी कि ब्रिटिशर्स हैड टू गिव अस पार्ट ऑफ प्रेस्टीज। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने कही थी? CF एंड्रू ने कही थी कि यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि जो ब्रिटिशर्स उनको झुकना पड़ रहा है। तो चाहे 50% ना भी सही, 25% ही सही, बट जो है ब्रिटिशर्स को अपने एक पार्ट देना पड़ रहा है। तो यही लेसन था इन सेल्फ रिलायंस। तो यही था हमारा इंडिगो चैप्टर। इसमें आपको जितने भी सीक्वेंशियल इवेंट्स होंगे, जितने भी नाम जो मैंने बताया, वो याद रख लेना, बस आपका ये वाला चैप्टर भी प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारे पास वो है पोर्ट्स एंड पैनकेक्स, जो कि जिसके ऑथर कौन है? अशोका मित्रन। तो ये इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि खुद ही ये वाला पूरा चैप्टर जो बताने वाले हैं, जो कि कहाँ पे काम करते हैं? जेमिनी स्टूडियोज में वर्क करते हैं। अब पोर्ट्स एंड पैनकेक्स कहाँ से लिया गया है? ये माई ईयर्स विद बॉस का ये पार्ट है, ये वाला चैप्टर। अब पैनकेक्स क्या है? पैनकेक ब्रांड नेम है एक मेकअप मटेरियल का जो लगाया जाता है, तो उसी के ब्रांड नेम का नाम है मेकअप मटेरियल के, जो कि जेमिनी स्टूडियो जिस चैप्टर में है हमारे पास प्रोमिनेंटली, उसमें यूज होता है। जो कि क्या करता है? हीरो एंड हीरोइन, चाहे वो जूनियर आर्टिस्ट हो सीनियर आर्टिस्ट हो, उनको अगली बनाने में जो है पैनकेक्स यानी कि मेकअप मटेरियल वाला यूज होता है। तो जेमिनी स्टूडियो जो है हमारे पास अभी कहाँ पे है? चेन्नई में है, जिसको ओन कौन करते हैं? SS वासन, जो कि क्या है? फिल्म मेकिंग स्टूडियो है, साउथ इंडिया का बहुत ही फेमस स्टूडियो है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स आएंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास ऑफिस बॉय। तो ऑफिस बॉय है, इसका नाम सिर्फ बॉय है, बट ये है कौन? ये एक 40 साल का आदमी है। तो ये कौन है? ये फ्रस्ट्रेटेड रहता है। क्यों? क्योंकि ये डिस्ग्रेस करता है अपना सुब्बू पे, यानी कि सुब्बू से बहुत ज़्यादा जेलस है। अभी हम देखेंगे कि सुब्बू से क्यों जेलस है और सुब्बू कौन है। तो ये क्या करता है? ये मेकअप डिपार्टमेंट में काम करता है और ये क्राउड का मेकअप करता है, और ये बहुत ज़्यादा ऐसा मेकअप करता है कि जैसे फीलिंग लाइक पेंटिंग ए वॉल। तो ये टर्म याद रखना कि ऐसा मेकअप करता है जैसे हम लोग किसी दीवार पे पेंट कर रहे हो। ऑफिस बॉय जो है टैलेंटेड है, और इसके सपने क्या क्या है? इसकी रियलिटी नहीं है, जस्ट इसके सपने हैं। तो इसका सपना है कि स्टार एक्टर बने, डायरेक्टर बने, या फिर स्क्रीन राइटर, या फिर लिरिक्स राइटर बने। तो ये था हमारे पास ऑफिस बॉय का कैरेक्टर स्केच। देन हमारे पास मेकअप रूम पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, लास्ट ईयर भी आया था मेकअप रूम पे, कई सेट्स में क्वेश्चन आया था। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखनी है। तो मेकअप रूम कहाँ पे है? सबसे पहले तो अपस्टेयर्स में है, ऊपर सीढ़ी चढ़ के जाएंगे बिल्डिंग के तो हमें मेकअप रूम मिलेगा। देन यूज टू बी रॉबर्ट क्लाइव्स टेबल, ये पहले रॉबर्ट क्लाइव्स का टेबल यानी कि अस्तबल तबेला हुआ करता था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन वहाँ पे लाइट, बहुत ज़्यादा लाइट है, तो इसकी वजह से इंटेंस हीट, बहुत ज़्यादा इंटेंस हीट वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। तो वहाँ पे जो भी मेकअप रूम में जाता है तो उसको लगता है स्कॉच्ड एज इफ इन हेल। डायरेक्ट कीवर्ड क्वेश्चन में आता है ये डायरेक्ट कि मेकअप रूम क्यों स्कॉच्ड एज इफ हेल। तो वहाँ पे जो है हाई इंटेंसिटी की लूमिनस लाइट थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती थी। तो वहाँ पे जो भी जाता था ऐसे जल भुन के आता था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पे, टेम्परेचर हाई था। नेक्स्ट हमारे पास आएगा
जो ऑफिस बॉय था वो एक्चुअल में सुब्बू जो है हमारे पास अभी आगे देखेंगे उससे ज़्यादा टैलेंटेड था, स्टिल उससे जो है कम उसको प्रेफरेंस मिलता था। अब जो है हमारे पास जेमिनी स्टूडियो उसमें सिर्फ मेकअप डिपार्टमेंट नहीं था, वहाँ पे मेकअप डिपार्टमेंट था, स्टोरी डिपार्टमेंट था, पोएट्स एंड राइटर्स भी थे और एज वेल एज लॉयर्स थे। अब लॉयर्स क्यों थे? जैसे कोई भी वहाँ पे इशू हो गया ना, एक्ट्रेस वगैरह एक इंसिडेंट भी आएगा हमारे पास, किसी ने कुछ बोल दिया तो लॉयर्स लोग वहाँ पे जेमिनी स्टूडियो में वो सब हैंडल करते थे, तो इसलिए जो है वहाँ पे लॉयर्स भी थे। अब जिसकी हम बात कर रहे थे इतनी देर से जिससे ऑफिस बॉय जेलस था, तो वो सुब्बू आखिर है कौन? तो वो है कोठामंगलम सुब्बू, जो कि नंबर 2 से उसको जानते हैं कि नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो। एक्टर है वो, एक नॉवेलिस्ट है जिसने मूड्स एंड मैनर ऑफ देवदास ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी में जो है काम किया है। ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज है बॉस, है ना, बॉस की सारी बातें मानता है। इसी कारण से जो ऑफिस बॉय सुब्बू से जेलस है। तो जेलस का रीज़न क्या है? क्योंकि जो कोठामंगलम सुब्बू बहुत ज़्यादा क्लोज है बॉस से, बॉस भी इसको ही प्रेफर ज़्यादा करता है। ये एक ब्राह्मण बॉय है, चेयरफुल है, हमेशा खुश रहता है, चाहे जितना भी फेलियर इसके जीवन में है तब भी जो है ये खुशी रहता है, उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये भी मल्टी टैलेंटेड है, पोएट है, एक्टर है, डायरेक्टर है और जो है एक स्टोरी डिपार्टमेंट का एक मेन हिस्सा भी है। ये जो है एजुकेटेड नहीं है ऑफिस बॉय जितना, बट स्टिल इसको ऑफिस बॉय से ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, तो यही रीज़न है कि जो ऑफिस बॉय है वो कोठामंगलम सुब्बू से जेलस है। अब नेक्स्ट हमारे पास आएगा अराइवल ऑफ एमआरए। तो एमआरए क्या है? तो एमआरए एक इंटरनेशनल सर्कस है जो जेमिनी स्टूडियो में आया था, तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले तो एमआरए की फुल फॉर्म है मोरल रीआर्मेंट आर्मी, तो ये फुल फॉर्म ध्यान रखना। देन ये क्यों था? एंटी कम्युनिज्म मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट हुआ था और जो है अराइवल ऑफ एमआरए यानी कि जो इंटरनेशनल सर्कस, इन्हें विजिट कब किया था जेमिनी स्टूडियो को? 1952 में। तो इन लोग इस सर्कस के दो प्लेस थे, सबसे पहला प्ले था जोनाथन वैली, देन दूसरा था फॉरगेटन फैक्टर। और जो ये वाला सर्कस था इसके कॉस्ट्यूम और सेट बहुत ही फेमस थे, सबको ये बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस करते थे। किसके? इंटरनेशनल सर्कस मोरल रीआर्मेंट आर्मी के। मूवमेंट कौन सा चलाया था इन लोगों ने? एंटी कम्युनिज्म मूवमेंट। अब नेक्स्ट चीज़ इंग्लिशमैन के बारे में देखेंगे। इंग्लिशमैन कौन है? इंग्लिशमैन का रियल नाम है स्टीफन स्पेंडर, जो कि लॉन्ग स्पीच दी थी और ये हमेशा मिस्ट्री, इसकी जो विजिट है जेमिनी स्टूडियो में आया था और इसकी विजिट जो है पूरे चैप्टर में एज ए मिस्ट्री ही है। कभी भी ये लास्ट में भी चैप्टर में मिस्ट्री जो है सॉल्व नहीं होगी। ये अचानक से आया था, बस इसमें स्पीच दी थी, बहुत लंबी चौड़ी स्पीच दी थी फ्रीडम और डेमोक्रेसी के बारे में, बट एज ए इंग्लिश मैन था, इसने इंग्लिश में बोलता, इसका एक्सेंट भी इंग्लिश का था, तो वहाँ पे किसी को भी समझ में नहीं आया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्टूडियो था जेमिनी स्टूडियो वो साउथ में था, तो साउथ के लोगों को इतना इंग्लिश एक्सेंट जो है समझ में नहीं आया था, तो इसलिए नो बडी अंडरस्टूड एनीथिंग। और मिस्टर वासन ने इसको वेलकम किया था, यानी कि बहुत जो हमने देखा था कि एस वासन जो है ओन करते हैं जेमिनी स्टूडियो को, तो उन्हीं ने इसका वेलकम किया था, मिस्टर वासन ने, जो बॉस है वहाँ के जेमिनी स्टूडियो के। और इसका रियल नेम हमने देखा कि स्टीफन स्पेल्डर। नेक्स्ट चीज़ ऑथर, जो हमारे ऑथर यानी कि अशोका मित्रन जो है हमारे पास, उन्होंने एक नोटिस देखा द हिंदू द इनकाउंटर ए ब्रिटिश पीरियोडिकल। तो उन्होंने नोटिस क्या देखा? इन द हिंदुस्तान टाइम्स में जो उन्होंने नोटिस देखा कि द इनकाउंटर ए ब्रिटिश पीरियोडिकल, बट उनको इस पर और ज़्यादा रिसर्च करनी थी और ज़्यादा पता करा था, तो वो सीधा चले गए ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में इसकी ज़्यादा जानकारी लेने के लिए। बट देन वहाँ पर उनको पता चला कि जो आर्टिकल है, नोटिस है, उसके एडिटर कौन है? स्टीफन स्पेंडर, जो कि जेमिनी स्टूडियो में आया था। तब जाके इनको क्लियर हुआ कि जो स्टीफन स्पेंडर यानी कि इंग्लिश मैन हमारा, वो क्यों आया था जेमिनी स्टूडियो में। बट जो क्यों आया था वो उन लोगों ने, ये ऑथर यानी कि अशोका मित्र ने अपने तक ही रखा है, चैप्टर में डिस्क्लोज नहीं किया कि क्यों आया था, बट उनको पता चल गया था कि वो क्यों आया था। बट जो वो जो था हमारे पास इंग्लिश मैन जिसने विजिट किया था, स्पीच वगैरह दी थी, तो ये क्लियर हुआ कि जो उन्होंने जो नोटिस पढ़ा है एनकाउंटर ब्रिटिश पीरियड, उसका एडिटर कौन है? स्टीफन स्पेंडर। लास्ट चीज जिस चैप्टर में आएगी वो आएगी कि कम्युनिस्ट के बारे में पूछा जाता है। तो कम्युनिस्ट कौन होता है? सबसे पहले तो वन हु ब्रेक आउट ऑल लॉज, है ना, जिसको किसी भी लॉ वगैरह से फर्क नहीं पड़ता, उसकी कोई फीलिंग्स नहीं होती है, एनार्चिस्ट पर्सनैलिटी होती है और इनको कोई भी गम नहीं होगा अगर ये खुद के पेरेंट्स को भी मार देते हो या फिर किसी को भी मार सकते हैं लोग, इनको कोई भी दुख नहीं होता। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है, तो इसलिए मैंने सारे पॉइंट्स लिख दिए कि कम्युनिस्ट पर्सनैलिटी क्या होती है, जिससे आपको ये ना लगे कि आउट ऑफ एनसीईआरटी कहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो वन हु ब्रेक आउट ऑल द लॉज, कोई फीलिंग्स नहीं है, है ना, नो कंपल्शन इन किलिंग हिज ओन पेरेंट्स और एनार्चिस्ट पर्सनैलिटी। तो दैट्स ऑल, हमारे ये वाला चैप्टर भी इसी के साथ खत्म होता है। तो जो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास वो है द इंटरव्यू, जिसके ऑथर कौन है? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, जो कि रिपोर्टर रह चुके एक प्राइवेट आई में 10 सालों के लिए। तो ये इंटरव्यू चैप्टर लिया कहाँ से गया? तो इट इज एन एक्सेप्ट ऑफ द बुक इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू से वाला चैप्टर लिया गया। इस चैप्टर की थीम क्या है? सबसे फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड मास्टरिंग द आर्ट ऑफ इंटरव्यूज। सेकंड, इंटरव्यूज आर क्रूशियल फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। इंटरव्यूज बहुत ही जरूरी और क्रूशियल पार्ट होता है हमारी लाइफ का, इंक्लूडिंग करियर अपॉर्चुनिटीज और हमारी पर्सनल ग्रोथ। अब सबसे पहले जिसमें कैरेक्टर्स आएंगे वो है उम्बर्टो इको। वो एक बहुत ही पंक्चुअल इंसान है, अपने टाइम का मोस्ट यूज करते हैं, उनको छोटे छोटे गैप्स मिलते हैं, उसमें वो कुछ प्रोडक्टिव कर ही लेते हैं, अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने देते। तो वो नॉलेज अपनी कैसे शेयर करते हैं? तो ही शेयर इज नॉलेज थ्रू हिज राइटिंग्स एंड नॉवेल्स। तो वो जो नॉवेल्स लिखते हैं, थोड़े थोड़े राइटिंग्स लिखते हैं, जिससे वो अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं, बहुत ही ऑनेस्ट आंसर देते हैं और अपने जितने भी व्यूज होते हैं उनको बहुत ही हमली जो है वो उम्बर्टो इको रिप्रेजेंट करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आएंगे मुकुंद पद्मनाभन। तो वो कौन है? एक जर्नलिस्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा जर्नलिज्म को कमिटेड है। देन उन्होंने क्या किया था? उन्होंने इंटरव्यू लिया था किसका? उम्बर्टो इको का उन्होंने इंटरव्यू लिया था, बहुत ही थॉटफुल और इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछे थे। जो हमारे इंटरव्यू वाला चैप्टर है ये भी हमारे पास दो पार्ट्स में स्प्लिट है। पार्ट 1 जिसमें हम लोग देखेंगे कि इसके पहले ज़माने के इंटरव्यू में जिन जिन लोगों का हुआ था तो उनके क्या व्यूज़ थे। तो क्वेश्चन यहीं से आता है, आपको डायरेक्टली जितने भी नाम है वो याद रखने और उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी। तो सबसे पहले पार्ट में ये है, और जो सेकंड पार्ट है उसमें सिर्फ जो उम्बर्टो इको का इंटरव्यू लिया था मुकुंद पद्मनाभन में, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले पार्ट वन जो इंटरव्यू का, उसमें जो बताया गया कि कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म, यानी कि जर्नलिज्म का पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है इंटरव्यू जर्नलिज्म का। सेकंड, ओपिनियंस दिए जाएंगे, किसने क्या बोला है, उनकी क्या स्टेटमेंट थी, मेथड्स और मेरिट ऑफ इंटरव्यू। तो आपको डायरेक्टली ये सब याद रखना। सबसे पहले आए एस नायपॉल, उन्होंने क्या बोला कि सम पीपल आर वाउंडेड बाय इंटरव्यूज एंड लूज ए पार्ट ऑफ देमसेल्फ। उन्होंने कहा कि जब भी लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है वो उनके अंदर तक जो है घाव हो जाता है, यानी कि दे आर वाउंडेड
सराउंडेड बाय इंटरव्यूज और उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है खो दिया है इंटरव्यू देखकर। सेकंड, लिविस कैरोल, उन्होंने बोला कि इट्स जस्ट हॉरर ऑफ इंटरव्यूज, उनके लिए इंटरव्यूज क्या एक हॉरर, एक भयानक घटना के प्रकार है। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास आएंगे रुडियर्ड किपलिंग, तो उनकी वाइफ और वो एक बार कहीं से जा रहे थे तो उनको जो किसी ने इंटरव्यू के लिए रोक लिया था, तो उनके क्या व्यूज थे कि बहुत ही इमोरल, एक क्राइम है, एक अपराध की तरह उन्होंने इंटरव्यू को बोला और उन्होंने डायरेक्ट ये बोला कि इट इज एन असॉल्ट दैट मेरिट्स पनिशमेंट, कि इंटरव्यू तो जो भी उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, एक क्राइम है। नेक्स्ट हमारे पास है जी वेल्स, उन्होंने बोला ऑडियल्स। देन सॉल बेलो ने क्या बोला, लाइक थंबप्रिंट्स ऑन हिज वाइंड पाइप, यानी कि उनको ऐसा लगा कि जैसे कोई उनका गला दबा रहा है, उनकी जो विंड पाइप है उस पर कोई जो है थंबप्रिंट्स दे रहा है, यानी कि उनके लिए कैसे था, सफोकेटिंग, यानी कि उनका दम घुटता था जब भी इंटरव्यू के बारे में वो सुन लेते थे। तो इसी के साथ पार्ट 1 जो हमारा इंटरव्यू खत्म होता है उसमें हमने देखा किसके क्या व्यूज थे। जो सेकंड पार्ट है उसमें जो उम्बर्टो इको का इंटरव्यू दिखाया जाएगा, जो कि किसने लिया था, मुकुंद पद्मनाभन ने लिया था। सबसे पहले उम्बर्टो इको का इंटरव्यू किसने लिया था, मुकुंद पद्मनाभन में हमने देख लिया। तो जो उम्बर्टो इको था हमने देखा था कि वो क्या लिखते थे, नॉवेल्स वगैरह ना अपनी राइटिंग्स के थ्रू अपनी नॉलेज को शेयर करते थे। बट बिफोर दिस, ये सब करने से पहले उन्होंने क्या क्या किया है, सिम्योटिक्स, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन और मेडिवल एस्थेटिक्स पे भी उन्होंने काम किया, उस पर अपने व्यूज शेयर किया, उसके बाद ही वो लिटरेसी फिक्शन में आए थे। अब जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो सबसे पहले उनकी एक फेमस नॉवल थी जिसका नाम था द नेम ऑफ रोज, जो कि उम्बर्टो इको की एक फेमस नॉवल थी। बट जब वो इतनी फेमस हुई, लोगों ने उन्हें बोला, इंटरव्यू में बोला गया, बट जो उम्बर्टो इको थे वो चाहते थे कि उनको ना नॉवलिस्ट बुलाया जाए ना उनको पोएट बुलाया जाए, उनको वो चाहते थे कि उनको सिर्फ एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की तरह ही ट्रीट किया जाए, कि उन्हें बस यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ही बुलाया जाए, कि वो कोई बड़े पोएट नहीं है, कोई नॉवलिस्ट नहीं है। और जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि जो नॉवल है वो कैसे फेमस, उन्होंने बोला कि ये जो नॉवल एकदम कॉन्सिडेंटली फेमस हो गई, उनका कोई उसमें खास मोटिव नहीं था। और उन्होंने बोला कि अगर ये नॉवल 10 साल पहले पब्लिश होती या 10 साल बाद पब्लिश होती तो शायद इस नॉवल को उतना फेम नहीं मिलता या उतनी फेमस नहीं होती। नेक्स्ट उन्होंने आइडियाज देते हैं एम्प्टी स्पेसेस, जिनको एटम बोलते हैं। उन्होंने अपनी नॉवल में एटम को क्या बोलता है, इंटरस्टाइसिस, एंड देन मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी और मेडिवल हिस्ट्री, जो हमने ऊपर देखा उस पर अपने व्यूज शेयर किए थे। दैट वाज ऑल अबाउट हमारा इंटरव्यू वाला चैप्टर। हमने पार्ट 1 में देखा कि किसके क्या व्यूज थे इंटरव्यू को रिलेटेड, एंड हमने सेकंड पार्ट में देखा कि जो उम्बर्टो इको का जो इंटरव्यू लिया था मुकुंद पद्मनाभन ने, तो उसमें क्या क्या पॉइंटर्स थे। तो बस यही हमारा इंटरव्यू चैप्टर। नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर है हमारे पास फ्लेमिंगो का, वो है गोइंग प्लेसेस, जिसके ऑथर कौन है, ए.आर. बैटन। थीम क्या है इस चैप्टर की, तो ये जो चैप्टर है हमारे पास वो है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द आइडियलिस्टिक वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स एंड द रियल वर्ल्ड, यानी कि हमारी सपनों की दुनिया और जो असलियत में दुनिया है हमारी, उसके बीच में जो एक कॉन्फ्लिक्ट ड्रॉ करता है। देन इट इज एन कॉन्ट्रास्ट बिटवीन फैंटेसी एंड रियलिटी, वही हमने जो देखा सपनों की दुनिया और रियलिटी के बीच में जो ये चैप्टर जो हमारा कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ करता है। अब यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट कौन है, यहाँ पे सोफी। सोफी हमारी मेन कैरेक्टर इस चैप्टर की, जो क्या है प्रोटैगनिस्ट है, प्रोमिनेंट कैरेक्टर है। वो कौन है, एक यंग गर्ल है जिसके बड़े सपने हैं और कई सारे एस्पिरेशंस हैं। वो जो बिलोंग करती है वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, बहुत ही ज्यादा इमेजिनेटिव, यानी कि वो खोई रहती है अपने सपनों में, अपनी फैंटेसीज में जो है वो लॉस्ट रहती है, हमेशा डे ड्रीमिंग करती है, यानी कि दिन में सपने देखती है। उसके सपने क्या क्या है, फैशन डिजाइनर बनना, एक बुटीक को ओन करना, मैनेजर बनना, एक्ट्रेस बनना। ये सब रियलिटी नहीं है उसकी, ये सब वो डे ड्रीमिंग, यानी कि दिन में जो सपने देखती है। उसकी जो फैंटेसीज है वो है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि सोफी की क्या क्या फैंटेसीज है, तो पहली कि वो फैशन डिजाइनर बनना चाहती है, वो चाहती है कि उसका खुद का बुटीक हो। दूसरा, वो मैनेजर बनना चाहती है। तीसरा, वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती है, बट असल में वो एक मिडिल क्लास फैमिली से, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। नेक्स्ट हमारे पास सोफी के इर्द गिर्द जितने भी कैरेक्टर है उसके बारे में हम लोग देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हमारे पास आएंगे सोफी के फादर, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग और बहुत ही मेहनत करते हैं, जिससे वो 2 वक्त की रोजी रोटी कमा पाए, यानी कि 2 एंड्स मीट जो है वर्क हार्ड करके। देन सोफी के ब्रदर जो है हमारे पास, वो सबसे पहले जो बड़े भाई हैं उनका नाम है जियोफ, और जिसको छोटा भाई उसका नाम है पैरिक। तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा दिया नहीं है, मेन जो हमारे पास जियोफ ही है। तो वो क्या है, अप्रेंटिस मैकेनिक है, बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है और प्रैक्टिकल, यानी कि वो प्रैक्टिकल, यानी कि वो सपोर्ट नहीं करता है सोफी को, उसकी फैंटेसी, उसके सपनों की दुनिया को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है। वो प्रैक्टिकल है और वो फुटबॉल लवर है। नेक्स्ट, सोफी की मदर भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। देन हमारे पास मेन एक और कैरेक्टर आएगा, वो है सोफी की फ्रेंड जिसका नाम है जैंसी। ये भी बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है, ग्राउंडेड है, वो ज़्यादा ऊंचे सपने नहीं देखती है, जो पॉसिबल है बस उतना ही, और वो भी ट्रू फ्रेंड है। ट्रू फ्रेंड कैसे है वो हम लोग आगे देखेंगे। सो सपोर्टिव है, दोनों सोफी और उसकी दोस्त दोनों ही एक बिस्किट फैक्ट्री में जो है काम करते हैं, और वो एक ट्रू फ्रेंड है सोफी की। क्यों, क्योंकि वो उसको सच्चाई बताती है, उसके झूठ में उसका साथ नहीं देते, उसको सच्चाई बताती है कि ड्रीम जो है सिर्फ पैसे से पूरे होते हैं, या फिर रियल में जो पूरे कर पाते हैं वो उन्हीं से पूरे होते हैं। जो वो सपने देखते हैं, जो उसकी फैंटेसीज है वो असल में पूरी नहीं हो सकती। तो वो किसमें बिलीव करती है कि ड्रीम गेट फुलफिल्ड विद मनी, तो इसलिए वो उसकी ट्रू फ्रेंड है कि उसकी फैंटेसीज, उसकी झूठी दुनिया, उसके सपनों की दुनिया में उसको सपोर्ट नहीं करती है। नेक्स्ट हमारे पास सोफी की फैंटेसीज पे क्वेश्चन आते हैं। तो सोफी की क्या फैंटेसीज थी अबाउट डैनी कैसी। अब डैनी कैसी कौन है, डैनी कैसी एक फुटबॉलर और एक आयरिश प्रोडिगी है। अब वो इमेजिन क्या करती है, वो इमेजिन करती है कि उससे किसी दिन मिले, किसी इमेजिन्स मीटिंग हिम, बट क्या ऐसा हो पाता है, नहीं। जैसे ही हमने बताया कि डे ड्रीमिंग करते हैं ना, सपने वगैरह देखते हैं, तो उसकी रियलिटी उससे डिफरेंट है, उसकी इमेजिनरी वर्ल्ड से। तो रियलिटी में डैनी कैसी कभी भी अपीयर नहीं होता, उससे कभी भी नहीं मिलता है। सोफी की होप जो है उससे मिलने की डैनी कैसी से धीरे धीरे जो फेड होने लगती है, कम हो जाती है, बट स्टिल जो उसकी फैंटेसीज है वो उसको कंटिन्यू रखती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट हमारा गोइंग प्लेसेस।